गाइस, हर कोई जो भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को सीख रहा होता है, कहीं ना कहीं उसके मन में यही क्वेश्चन बना रहता है कि ये सारे टर्म्स जो भी हम सीखते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, फॉर एग्जांपल इंड्यूसमेंट हो गया, स्ट्रक्चर मैपिंग, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी काफी सारी टर्म्स होती हैं, इन्हें यूज में किस तरह से लेना है। क्योंकि सिर्फ मजे में सीखने के लिए तो हम ये सब नहीं सीख रहे, अल्टीमेट गोल तो हमारा ये है कि एक अच्छी ट्रेड को हम किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं। स्वागत है आपका एक और पावर पैक लर्निंग वीडियो में, जिसके रिलेटेड आप में से काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि कंसेप्ट्स हमें समझ में आने लग गए हैं थोड़े थोड़े। अब सारे कंसेप्ट्स जो भी हमने अभी तक सीखे हैं उनको एक साथ एक वीडियो में कंपाइल करके कैसे हम उसको यूज में ले सकते हैं ट्रेड में एंट्री बनाने के लिए, अच्छी ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो सब हम एक बार डिस्कस करें एक वीडियो में। उसी रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है, जहां पे जो भी कंसेप्ट हमने अभी तक सीखे हैं उन सबको एक साथ हम कंपाइल करके एक वीडियो में फ्रेम करने वाले हैं। तो चलिए सीधा बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं, इसी वीडियो से आपने चैनल को ज्वाइन किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 7 से 8 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के ऊपर। वो सारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स की पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। उन्हीं सारे कंसेप्ट को एक साथ मर्ज करते हुए, एक साथ कंपाइल करते हुए हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपको उन कंसेप्ट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो एक बार उन वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आप इस वीडियो में अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अब एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम चीजों को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि चार्ट हमें देखना पड़ेगा प्राइस देखने के लिए, उसी पे हम एंट्री बनाएंगे। तो चार्ट हमें कौन से टाइम फ्रेम पे ओपन करना है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें एंट्री प्लान करनी है तो 2 टाइम फ्रेम काम के होते हैं, एक होता है हायर टाइम फ्रेम और एक होता है लोअर टाइम फ्रेम, LTF जिसको कहते हैं। इसी तरह से पेयर में यहाँ पे टाइम फ्रेम चलते हैं। लेट सपोज हायर टाइम फ्रेम हमने ले लिया 1 आवर टाइम फ्रेम, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम को हम लोअर टाइम फ्रेम ले सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम जो भी रहते हैं उस पे हमें वहां पे स्ट्रक्चर मार्क करना होता है और उसी के साथ साथ हायर टाइम फ्रेम POI को मार्क करना होता है। लोअर टाइम फ्रेम जो रहते हैं वो एक रिफाइंड एंट्री के लिए हमारे काम आते हैं। इस वीडियो में हम जो भी एग्जांपल्स देखने वाले हैं वो इसी टाइम फ्रेम के पेयर के देखने वाले हैं, यानी 5 मिनट और 1 आवर टाइम फ्रेम के। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी एक अच्छा सा पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं टाइम फ्रेम का। बस पेयर सेलेक्ट करते टाइम हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए पेयर, जैसे एक 5 मिनट ले लिया तो दूसरा हमें फिर 15 मिनट नहीं लेना है, ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, जैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी है और दूसरा 1 वीक टाइम फ्रेम हमने चूज कर लिया, ऐसा भी नहीं करना है। एक सफिशिएंट डिस्टेंस होनी चाहिए, जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा लेट सपोज आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी है तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वहां पे हायर टाइम फ्रेम अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको काम करना है। अपने हिसाब से जो भी पेयर आपको अच्छा लगता है आप चूज कर सकते हैं। बस मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि अभी नए नए आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सीख रहे हैं, चीजों को समझना चालू करें हैं, तो आप हायर टाइम फ्रेम से चालू करें। उसमें क्या होगा, आपको कंफ्यूजन भी कम रहेगा एंड कंसेप्ट आपके स्ट्रांगली बिल्ड हो पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम जो रहते हैं उनमें कैंडल्स हमें कम देखने को मिलती है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि हमने एक हायर टाइम फ्रेम पिक कर लिया, हमारे केस में वो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम होने वाला है, जिसपे हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो उस पर जाके सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर मार्क कर लेना है। स्ट्रक्चर मार्क करने से क्या होगा, एक हाई और हमारा एक वैलिड लो वहां पे हमें समझ में आ जाएगा कि क्या हाई और लो चलते हुए आ रहे हैं। अगर हाई और लो इस तरह से चलते हुए आ रहे हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं पे हम वीकनेस की साइड पे बने हुए हैं, डाउन ट्रेंड में बने हुए हैं। हाई और लो ऊपर की साइड पे शिफ्ट होते हुए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे हम स्ट्रेंथ में बने हुए हैं। और हाई और लो क्रॉस ही नहीं हो रहे तो हम वहां पे साइडवेज बने हुए हैं। इसलिए हमें वहां पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मार्क कर लेना चाहिए। अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट पे। लास्ट टाइम जो हमने लास्ट वाली वीडियो में स्ट्रक्चर मार्क करके देखा था, उसमें ये फाइनल हमारा हाई और ये हमारा लो चल रहा था, और ट्रेंड जो हमारा चल रहा था वो डाउन ट्रेंड में हम चल रहे थे, क्योंकि पहले मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, फिर कुछ टाइम के लिए साइडवेज हो गया था 1 आवर टाइम फ्रेम पे, फिर वहां से हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया था। इतना ये सभी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करते हुए आए हैं, और ये हमारा हाई और लो चल रहा है अभी वैलिड, जिसको मार्केट ने अभी तक टेक डाउन नहीं किया है, ना तो हाई को और ना तो लो को। इस वीडियो में मैं वापस से आपको स्ट्रक्चर मार्क करके नहीं दिखा रहा हूं, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी होती हुई जाएगी। जिनको स्ट्रक्चर मार्क करना नहीं आता है या उसमें कोई कंफ्यूजन है, लास्ट वाली वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे ये हाई लो निकाले गए हैं और कैसे ट्रेंड वगैरह को आइडेंटिफाई किया गया है। इसके बाद थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये हो जाता है कि जो हमने हायर टाइम फ्रेम चूज कर रखा है, जैसे हमारे केस में यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम को हमने चूज कर रखा है, इसी पे हमें हमारे ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो को मार्क कर लेना है।
कैसे करते हैं उन पे भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप डिटेल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे मार्क कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। अब सारे ऑर्डर ब्लॉक्स को मैंने मार्क कर लिया है, जो भी मेन मुझे देखने को मिल रहे थे। इस हिसाब से मैंने मार्क किया है कि जो आपको येलो कलर से ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा उसके आगे डबल क्रॉस आपको देखने को मिलेगा। ये ऐसे ऑर्डर ब्लॉक हैं जिनकी लाइफ खत्म हो चुकी है, जो कि कहीं ना कहीं पे मिटिगेटेड हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे मिटिगेटेड होकर यहाँ से हमें फॉल देखने को मिल चुका है, तो इनकी लाइफ खत्म हो चुकी है। और बाकी के जो भी रेड कलर के से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक, ये अभी भी जिंदा ऑर्डर ब्लॉक है। उसके आगे मैंने टाइम फ्रेम भी मार्क कर रखे हैं, जैसे ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर टाइम फ्रेम का ये मार्क किया है। ये मिडिल वाला ऑर्डर ब्लॉक है और ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिल रहा है। उसके आगे 1 आवर टाइम फ्रेम EXT मैंने लिख रखा है। ये दोनों बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। और लोअर साइड से यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर हमें देखने को मिल रहा है, ये ब्लू कलर से है, यानी कि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिल रहा है। और उसके ऊपर जो ये ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिल रहा है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का नहीं है, ये 1 डे टाइम फ्रेम से मैंने मार्क कर रखा है, इसलिए यहाँ पे आपको इस तरह से डी देखने को मिलेगा इसके आगे। और लोअर साइड पे हम आते हैं तो यहाँ पे एक वीकली टाइम फ्रेम से भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क होकर पड़ा हुआ है इस तरह से। तो जिस भी फ्रेम से जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया गया है उसके आगे उसका यहाँ पे टाइम फ्रेम देखने को मिल रहा है। क्या स्ट्रक्चर था हमारा डाउन साइड का? तो डाउन साइड के स्ट्रक्चर में जैसा मैंने आपसे कहा, जो भी बियरिश साइड के ऑर्डर ब्लॉक होंगे उनको हम फुल पोटेंशियल के साथ यूज कर सकते हैं, उनमें हमारी प्रोबेबिलिटी अच्छी रहेगी। और ये जो ब्लू कलर के ऑर्डर ब्लॉक होंगे ये काम तो करते हुए नजर आते हैं कभी कभी। जैसे अभी आप देख सकते हैं लाइव चल रहा है अभी यहाँ पे चार्ट, मैं आपको इस तरह से जूम करके दिखा देता हूं। तो एग्जैक्टली मार्केट ने उसी ऑर्डर ब्लॉक पे आके यहाँ पे टच किया और एक अच्छा खासा पॉजिटिव साइड का मूव दिया। एकदम लाइव चार्ट अभी चल रहा है, यहाँ पे कैंडल क्लोज होने वाली है 56 मिनट बाद। तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, पर ट्रेंड हमारा जो है, मेन स्ट्रक्चर हमारा जो है वो डाउन साइड का बना हुआ है। तो इन पे टैप करने के बाद कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे चार्ट रिएक्ट तो करता है या फिर चार्ट यहीं पे थोड़ा सा होल्ड करने लग जाता है, इसलिए हमें इनको मार्क करके रखना होता है। तो सिंपल सा कंक्लूजन इस बात का ये है कि अगेंस्ट द ट्रेंड हम प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे बियरिश साइड के ट्रेंड में बुलिश साइड के ऑर्डर ब्लॉक पे कुछ प्लान कर रहे हैं। तो या तो छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए हम चल सकते हैं, या फिर ऑलरेडी हम पोजीशन में बने हुए हैं ऊपर से, तो हम यहाँ पे आते तो थोड़ा प्रॉफिट वगैरह बुक कर सकते हैं अपना, या माइंड में ये लेके चल सकते हैं कि यहाँ पे चार्ट थोड़ा सा रुक सकता है। इसलिए इनको भी मार्क करके रखना जरूरी होता है चार्ट पे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से अच्छा खासा हमें ठीक ठाक रिएक्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसको हम छोटे मोटे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके पिक कर सकते हैं वहां से। यानी अगेंस्ट द ट्रेंड भी हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ी बहुत वहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और ये जो येलो वाला ऑर्डर ब्लॉक मैंने यहाँ पे मार्क करा है, जिसपे चार्ट ऑलरेडी रिएक्ट करके यहाँ पे डाउनफॉल दिखा चुका है, ये मैंने इसलिए मार्क किया है आपको, ताकि मैं दिखा सकूं आपको कि किस तरह से चार्ट रिएक्ट करता है। उसी तरह से अब ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, जैसा कि चार्ट ने इस पर टैप करके यहाँ पे रिएक्शन दिखा दिया है, तो इसी के साथ मैं इसको यहाँ पे मार्क करके नाम दे दूंगा मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक का। अब ये हमारा अलाइव ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हो चुका है, तो इसलिए इसको भी मैंने यहाँ पे येलो कलर से और डबल क्रॉस के साथ मार्क कर दिया है। इसी तरह से एक ऑर्डर ब्लॉक एक ही बार में काम आता है। अब आते हैं फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। सो सिंपली ये सारे हमारे हायर टाइम फ्रेम के POI होते हैं, जिनको कुछ लोग AOI के नाम से भी जानते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। फिलहाल जो मैंने आपको कंसेप्ट वाली वीडियो में समझाया था वो POI के नाम से समझाया था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ज्यादा बड़ा हमें देखने को मिलता है, जैसे नीचे का वीकली ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिल रहा है, तो उसको फिर AOI कह दिया जाता है। काम दोनों का सेम ही रहता है, पर एरिया हमारा बड़ा हो गया है इस तरह से, तो उसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट कह देते हैं। और अगर ऑर्डर ब्लॉक कोई छोटा सा देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पे छोटा सा देखने को मिल रहा था, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि ज्यादा बड़ा एरिया में हम फैले हुए नहीं है। सो आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कल कुछ काम आ गया था मुझे, इसलिए नेक्स्ट डे पे मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूं। जैसा आपने देखा होगा, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि एक बुलिश POI हमें देखने को मिल रहा था, जो यहाँ पे आके डॉट टच करके मिटिगेटेड हो चुका था, इसलिए हमने इसको येलो कलर से मार्क कर दिया था। उसी से चार्ट यहाँ पे सपोर्ट लेके एग्जैक्टली ऊपर की साइड पे एक अच्छा मूव दिखाया है आज के दिन पे, जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल भी रहा होगा। कल हम यहाँ तक इसको छोड़ के गए थे चार्ट को, और आज हमें यहाँ पे इसके ऊपर मूव देखने को मिल रहा है। तो ये सारा कमाल जो है यहाँ पे इस बुलिश POI का कमाल था। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रक्चर भले ही डाउन साइड पे बना हुआ हो, बियरिश साइड पे, वहां पे भी हमें बुलिश POIs को भी मार्क करके रखना होता है। और यही मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी चार्ट इन पे टैप करके एक अच्छा रिएक्शन भी दिखा देता है, या फिर ऑलरेडी हम सेलिंग में बने हुए हैं, तो हमें यहाँ पे आके प्रॉफिट बुक वगैरह करने पे सोचना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता यहाँ पे कितने ऑर्डर्स मिलने वाले हैं बाइंग के। तो अगर हम गलती से यहाँ पे सेलिंग में बैठे हुए भी हैं और हम ये सोचें कि यहाँ पे हम होल्ड करके रख लेते हैं, तो कभी कभी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे चला जाता है हमारा। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा होगा, मार्केट ऑलमोस्ट 44,650 700 के आसपास से यहाँ पे 45,600 के आसपास, 900,000 पॉइंट्स के आसपास आ चुका है नीचे से यहाँ पे बुलिश POI पे टच करके। तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी हमारा कभी कभी ड्रॉ डाउन हो जाता है, इसलिए भी हमें इनको मार्क करके रखना जरूरी होता है। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम वगैरह पे जाके, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि चार्ट का अगर स्ट्रक्चर डाउन साइड का है तो वो गिरता ही जाएगा, बीच बीच में हमें अपसाइड के मूव्स भी देखने को मिलते रहते हैं।
बस फर्क इस बात का रहता है कि इस पे हमें कभी कभी ट्रैपिंग ज्यादा देखने को मिल जाती है और थोड़ा सा लेस रिस्की माइंडसेट के साथ, ज्यादा ओवर अग्रेसिव ना होते हुए, ज्यादा बड़े बड़े टारगेट्स ना पकड़ते हुए, उस तरह से हमें इसमें काम करना होता है। अब बात करते हैं फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि हम एंट्री किस तरह से प्लान कर सकते हैं इन पीओआई पे। तो एक तो सबसे सिंपल तरीका हो जाता है कि जो हमने हायर टाइम फ्रेम पे पीओआई मार्क करा है, जैसे ही उस पे चार्ट टच करे, जैसे यहाँ पे बियरिश पीओआई पे टच करा तो उसके हल्का सा ऊपर हमने स्टॉप लॉस रखा और टारगेट हम अपने नेक्स्ट पीओआई को यहां तक कर सकते हैं, यहां तक का हम टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें पीओआई देखने को मिल रहा था तो यहां तक का एकदम लेजिट टारगेट हो जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 1:5.5 के आसपास तक का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल जाता। पर ऑब्वियस सी बात है, हर कोई यहाँ पे बैठ के एकदम टॉप पे बैठ के एकदम बॉटम तक इसको नहीं पकड़ सकता है। तो ये हमें जो देखने को मिल रहा है 1500 पॉइंट के आसपास का मूव देखने को मिल रहा है। ना करते हुए अगर इसमें से 500 पॉइंट का भी मूव हम पकड़ते हैं तो काफी अच्छा हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि लगभग 200-250 पॉइंट के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था। तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के आसपास हमें मिल जाता है। 1:2, 1:2.5, 1:3 इस रिस्क रिवॉर्ड के लिए हमें हमेशा काम करना है। जब भी हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट में कोई भी ट्रेड पिक करते हैं तो कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा हम रिस्क रिवॉर्ड वहां पे कैप्चर कर सकें। और उसी के साथ मैं कभी कभी इस तरह से भी करता था कि 1:1 से ज्यादा जब मुझे मिल जाता था, यानी जैसे फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है तो 120, 130, 150 पॉइंट इस तरह से मुझे मिल जाते थे जब, तो मैं वहां पे कॉस्ट के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चालू कर देता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हमने 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस सोचा और मार्केट ने हमारे फेवर में उससे ज्यादा का मूव दे दिया है, तो फिर वहां से पूरा जाके हम स्टॉप लॉस लें अपना, वो जेन्युइन नहीं होता। वो कहीं ना कहीं फिर हमारी बेवकूफी हो जाती है, क्योंकि मार्केट ने तो हमारे फेवर में मूव दिया पर हम उसे सही टाइम पे बुक नहीं कर पाए। तो बस ये हमें सिंपली ध्यान रखना है कि जो हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है उससे ज्यादा का तो एटलीस्ट हमें टारगेट रखना है 1:2, 1:2.5, 1:3 इस तरह से। कब? जब हम यहाँ पे ट्रेंड के साथ में बने हुए हों, जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे डाउन साइड का बना हुआ है उसके साथ में हम बने हुए हैं। अब वहीं पे सपोज करते हैं इस पे हम एंट्री ना लेते हुए नीचे वाले बुलिश पीओआई पे अपनी एंट्री लेते, तो यहाँ पे हमारे को एंट्री लेनी थी इस तरह से। इसके नीचे हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाता, जो कि रफली अराउंड यहाँ पे 230 पॉइंट के आसपास का बैठ रहा है। और टारगेट जो हमें रखना होता है इसमें एटलीस्ट हमें 1:1 तो लेना ही लेना है, उसके ऊपर हमें जितना मिल जाए हमें ट्रेल करते हुए चलना है। यानी अगेंस्ट द ट्रेंड अगर हम बने हुए हैं तो वहां पे एटलीस्ट 1:1 के लिए तो हमें टारगेट करना ही है, उससे कम नहीं रखना। अदरवाइज फिर हमारा रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा। 1:1 से कम अगर हमें दिख रहा है कि यार ये तो यहीं तक जा सकता है, वहीं तक जा सकता है, तो फिर हमें वहां पे उसको पिक नहीं करना है। यहाँ तो जैसे आपको देखने को मिलेगा 1:5 के आसपास हमें देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। यहाँ से नीचे से अगर हम यहाँ पे एंटर करते कहीं पे, जो कि लगभग यहाँ पे 1100 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, तो इसमें से ना करते हुए अगर हम 300 पॉइंट भी पकड़ लेते तो ऑलरेडी हम 1:1 से ज्यादा का यहाँ पे टारगेट कैप्चर कर सकते थे। इस तरह से ये कमाल होता है हायर टाइम फ्रेम पीओआई का। ट्रेंड के साथ में अगर हम चल रहे हैं तो वहां पे थोड़ा बड़ा टारगेट रखेंगे, थोड़ा बड़ा रिस्क रिवॉर्ड वगैरह रखेंगे और अच्छे से ट्रेल करते हुए उसमें भी चलना है। और ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर हम चल रहे हैं तो वहां पे थोड़ा टारगेट हमारा रिस्क रिवॉर्ड वगैरह कम रहना चाहिए और उसमें भी अच्छे से ट्रेल करते हुए हमें चलना है। ये तो सबसे कॉमन, सबसे बेसिक तरीका हो जाता है ऑर्डर ब्लॉक पीओआई वगैरह पे एंट्री प्लान करने का। अब आते हैं सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि जैसा कि आपको ध्यान हो कल हमने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी यहाँ पे मार्क कर रखा था, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को। अब कभी कभी क्या होता है, चार्ट ऑर्डर ब्लॉक तक ना जाते हुए यहाँ पे ऑर्डर फ्लो से ही वहां पे वापस से रिटर्न हो जाता है। जैसे कि ये पूरा यहाँ से लो पॉइंट से लेकर हाई पॉइंट तक ये हमारे को एक हमारा ऑर्डर फ्लो देखने को मिल रहा था। इसको मैं पहले मार्क कर देता हूं इस तरह से। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो से कहां से कहां तक, इस यहाँ पे लो के आसपास से यहाँ पे जो कंटिन्यूअस अगेंस्ट का मूव हमें देखने को मिला है, ये पूरा की पूरा हमारा एक ऑर्डर फ्लो था। क्योंकि इस तरह से यहाँ पे हम सेलिंग में बने हुए थे, स्ट्रक्चर भी हमारा डाउन साइड का बना हुआ था, तो जो अगेंस्ट का मूव देखने को मिलता है पूरा, ये हमारा ऑर्डर फ्लो था। ऑर्डर फ्लो के अंदर एक रिफाइंड वर्जन होता है ऑर्डर फ्लो का, ऑर्डर ब्लॉक। तो कभी कभी क्या होता है, जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, चार्ट यहाँ से फॉल किया, वापस आया और ऑर्डर फ्लो पे ही यहाँ पे टच करके वापस से एक अच्छा फॉल दिखा दिया, तो ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे हिट ही नहीं करा उसने। तो ये कभी कभी इशू आ जाता है हमारे साथ अगर हम ऑर्डर ब्लॉक पीओआई पे एंट्री प्लान करते हैं तो। अब जैसा कि आप में से काफी लोगों की एक क्वेरी बनी हुई थी कि चार्ट कभी कभी जब ऑर्डर फ्लो से यहाँ पे टैप करके मूव दे देता है, तो फिर उस टाइम पे जो अंदर का ऑर्डर ब्लॉक हमारा छूट जाता है, क्या उसको हमें यहाँ पे कंसिडर करना है या फिर नहीं करना। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन कहता है ये फिर उतना काम का नहीं रहता है ऑर्डर ब्लॉक, तो हमें इसको इग्नोर कर देना चाहिए या फिर अगर हम इस पर ट्रेड वगैरह बनाते भी हैं कभी, जैसे फ्यूचर में चार्ट इसको यहाँ पे टैप करके यहाँ पे कुछ रिएक्शन वगैरह दिखाना चालू करता है, तो हमें लेस रिस्क की क्वांटिटी के साथ छोटी मोटी स्कैल्पिंग प्लान हम यहाँ पे कर सकते हैं। पर जनरली अवॉइड कर देना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में काफी अपॉर्चुनिटी हमें और भी देखने को मिल जाएगी। तो अननेसेसरी हमें एक चीज के पीछे नहीं भागना है जो कि हमें लो क्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक का काम क्या होता है, अल्टीमेटली यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर जनरेट करवाना। जैसे ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है तो सेलिंग के ऑर्डर यहाँ पे जनरेट करवाना।
तो वो जब ऑलरेडी यहाँ पे ऑर्डर फ्लो ने कर लिया है काम, तो फिर ऑर्डर ब्लॉक का उतना अच्छा यूज हमें देखने को नहीं मिल पाता है। उतने अच्छी मतलब इसकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वगैरह सक्सेस रेट उतनी अच्छी नहीं रहती है जितना बाकी हमें देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको यहाँ पे हटा देते हैं। अब आते हैं 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। जैसा कि हमने हायर टाइम फ्रेम पे अपने पीओआई वगैरह को मार्क कर लिया, तो वो काम भी बहुत अच्छे से करते हुए नजर आते हैं, वहां से मूव भी हमें बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। पर एक ही दिक्कत यहाँ पे लोगों को बनी रहती है, वो रहती है स्टॉप लॉस हमें काफी बड़े देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे 230 पॉइंट का हमें देखने को मिल रहा था, यहाँ पे ऊपर की साइड जो पीओआई था उसमें हमें 250 पॉइंट 270 पॉइंट के आसपास देखने को मिल रहा था। तो ये स्टॉप लॉस जनरली लोगों को बड़े लगते हैं। और उसी के साथ साथ जैसा 1 आवर टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, तो यहां से कल से इसने यहाँ पे स्ट्रेंथ लेना चालू करा, पर उसके बाद दिन खत्म हो गया, हमारा मार्केट खत्म हो गया, आज मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद वहां पे कंटिन्यू करना चालू करा, तो लोगों को थोड़ा सा होल्ड भी लंबा करना पड़ता है। तो ये दो चीजों से यहाँ पे छुटकारा पाने के लिए फिर हम वहां पे लोअर टाइम फ्रेम को यूज करते हैं एक रिफाइंड एंट्री अपनी प्लान करने के लिए। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, वहां पे हम देखते हैं कि किस तरह से हम इन पीओआई वगैरह को यूज में ले सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक रिफाइंड एंट्रीज को डिस्कस करने के लिए। ये हमारा यहाँ पे बियरिश पीओआई था और ये हमारा नीचे के यहाँ साइड यहाँ पे बुलिश पीओआई था। इनको वापस से मैं एक काम करता हूँ, रेड और ब्लू कलर से ही मार्क कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहेगी। वैसे तो इनका काम खत्म हो गया है, पर वापस से मैंने रेड और ब्लू कलर से ही इनको मार्क कर दिया है यहाँ पे, जिससे कि हम इनका यूज समझ सकें। तो अब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे आके रिफाइंड एंट्रीज के लिए भी हमें BOS और CHOCH बोस और चौक की जरूरत पड़ने वाली है, जैसा हमें स्ट्रक्चर मैपिंग में जरूरत पड़ती थी। पर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि स्ट्रक्चर मैपिंग में कुछ क्राइटेरिया अलग रहते हैं वर्सेस एंट्री में कुछ क्राइटेरिया अलग रहते हैं। तो स्ट्रक्चर मैपिंग में हमें कैंडल क्लोजिंग का वहां पे वेट करना होता था बोस और चौक के टाइम पे। एंट्री के टाइम पे हमें वो वेट यहाँ पे नहीं करना है, यानी हल्का सा भी कैंडल स्वीप करेगी तो भी हमारे वहां पे बोस और चौक होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा स्ट्रक्चर मैपिंग में हम करते थे कि वहां पे एक वैलिड पुल बैक बड़े बड़े स्विंग हमें देखने को मिलने चाहिए, उसी के हम वहां पे हाई और लो कंसिडर करते थे। उसी के बाद हम वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर करते थे। यहाँ पे वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे मूव में भी हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर करने पड़ेंगे। ऐसा क्यों है, इसके रिलेटेड आप में से काफी सारे लोगों के डाउट बने हुए थे। वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं एक पहले वाली वीडियो में, पर बहुत सारे लोगों को वो चीज समझ में नहीं आई थी, तो दोबारा से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। होता क्या है, स्ट्रक्चर जब हम मार्क कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए, तो वहां पे कैंडल भी क्लोज होती हुई नजर आनी चाहिए और वैलिड पुल बैक वगैरह डीपर पुल बैक वगैरह हमें वहां पे कंसिडर करने होते हैं हाई और लो वहां पे चेंज करने के लिए। पर जब एक बार हमें पता है कि यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड में बने हुए हैं, उसी के साथ साथ हमने पीओआई वगैरह भी सब मार्क कर रखे हैं कि ये हमारा बियरिश पीओआई है, ये हमारा बुलिश पीओआई है, तो ये हमें पता है इसको टैप करेगा चार्ट तो यहाँ पे ऊपर जा सकता है, ये हमें पता है इसको टैप करेगा तो नीचे आ सकता है। तो वहां पे छोटे से एरिया में यहाँ पे कैप्चर करने के लिए, इतने से एरिया में कि यहाँ पे कब वो अपने आप को चेंज करता है यहाँ पे नीचे जाने के लिए, तो उसको पकड़ने के लिए हम यहाँ पे एक रिफाइंड एंट्री के लिए उसको यूज कर रहे हैं। तो वहां पे अगर हम कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे या फिर डीपर पुलबैक वगैरह होने का वेट करेंगे तो हमारे लिए वो डिले हो जाएगा मामला। तो हमें वहां पे क्विकली, जैसे यहाँ पे चार्ट आया, कुछ यहाँ पे हरकत करी और उस हरकत को पकड़ने के लिए हम यहाँ पे छोटे से एरिया में ये चेकआउट करते हैं कि कहाँ पे बोस और कहाँ पे चोक होता हुआ नजर आ रहा है। तो ना हमें कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, ना वैलिड कोई पुलबैक वगैरह का वेट करना है, क्योंकि वैलिड पुलबैक का वेट करोगे तब तक तो यहाँ पे मूव ही छूट जाएगा हमारे हाथ से। अब उसके आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसा आपको पता है चार्ट कहीं से घूमता घूमता आ रहा होगा और अगर बियरिश पीओआई पे यहाँ पे टैप करता है तो फिर यहाँ पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन साइड पे चाहिए होगा, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि यहाँ पे बियरिश पीओआई की पावर एक्टिवेट हो चुकी है। सिमिलरली अगर हम कहीं से घूमते घामते आ रहे हैं इस तरह से, बुलिश पीओआई पे यहाँ पे टैप करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने टैप करा, तो उसके बाद कुछ कंडीशन यहाँ पे हमें ऐसी चाहिए जहां पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर ऊपर की साइड पे होता हुआ नजर आ सके। तो इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे कहा जाता है चोक एंट्री मॉड्यूल। ये हमारा चोक एंट्री मॉड्यूल होता है, जिसके रिलेटेड आप में से काफी सारे लोगों के डाउट आ रहे थे कि हमें समझ में नहीं आ पाया है, एक बार डिटेल में कवर कर दो। तो ये हमारी एक रिफाइंड एंट्री का तरीका होता है। ये इस तरह का एंट्री मॉड्यूल है जो हमें यहाँ पे कैरेक्टर चेंज करके हमें यहाँ पे एंट्री प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि भले ही यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, मेन हमारा जो 1 आवर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर था डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो इस तरह से बीच बीच में मूव आते हैं तो वहां पे कैरेक्टर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चेंज होता हुआ हमें नजर आता है बार बार। अब कैसे करके यहाँ पे बुलिश पीओआई पे चार्ट टैप करे तब हमें चोक एंट्री मॉड्यूल लगाना होता है, उसका मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल पेश कर रहा हूँ। ध्यान से चीजों को समझना, अदरवाइज फिर से आप कंफ्यूजन में बने रहेंगे एंड आपके कमेंट्स आते रहेंगे कि ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। चार्ट यहाँ पे गिरता हुआ आ रहा था अच्छा खासा, उसके बाद यहाँ पे चार्ट ने पहली बार आके यहाँ पे हमारे पीओआई पे टैप करा, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। पहली बार टैप करा उससे कोई भी मतलब नहीं है। यहां से ऊपर जाना चालू करा, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है।
वापस से यहाँ पे चार्ट नीचे आया और इसने जो पहले वाला लो पॉइंट था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसको यहाँ पे टेक डाउन कर लिया, उसके हल्का सा नीचे चला गया। तो वापस से यहाँ पे क्या हो गया है, हमारा ये लो यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ अभी, यानी कि चार्ट यहाँ पे गिरता हुआ आ रहा था, इस तरह से यहाँ पे लो लगाया, ऊपर चला गया, वापस नीचे आया, तो ये लो हमारा कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि ये उसके नीचे निकल चुका है लो। तो अब उसके आगे हम यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं, ये हमारा अभी लो चल रहा है। इसके बाद चार्ट यहाँ पे ऊपर की साइड पे जाता है, एक जो पर्टिकुलर यहाँ पे स्विंग लगी हुई थी उसके ऊपर यहाँ पे निकल जाता है। तो यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा होता हुआ नजर आ रहा है, यानी चार्ट इस तरह से गिरता हुआ आए तो जो एक यहाँ पे छोटी मोटी स्विंग लग रही हो उसके ऊपर जैसे ही निकल जाए तो वहां पे हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे कंसिडर करना है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, कैंडल क्लोजिंग की भी जरूरत नहीं है और साथ ही में कोई बड़ा डीपर पुल बैक वगैरह की भी जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे जो हमें यहाँ पे अपसाइड पे मूव देखने को मिल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे मूव भी हमारे काम के आने वाले हैं सब। तो आप समझ गए, यहां से हम गिरते हुए आए, यहाँ पे लो लगाया, पहले ऊपर जाने का ट्राई करा, तो उस टाइम पे हमारी मेन स्विंग क्या थी, ये हमारी मेन स्विंग थी, पर उसके ऊपर हम नहीं गए तो यहाँ पे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर होता हुआ नजर नहीं आया। जस्ट एक यहाँ पे हमने इस तरह से पुल बैक लिया और वापस से लो को ब्रेक डाउन कर दिया। तो इसलिए हमारे फिर यहाँ पे ये जो हमारे स्विंग थी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अब ये वाली हमारी इंपॉर्टेंट स्विंग हो चुकी है। तो इसको जैसे ही हमने टेक आउट किया यहाँ पे तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता हुआ नजर आया। अभी हम गिरते हुए आ रहे थे तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो अब हम ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में लास्ट वाली वीडियो में समझाया था कि जब भी हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वहां पे हमें वेट करना होता है एक इंड्यूसमेंट का, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे न्यू रिटेलर्स वगैरह बैठे रहते हैं, काफी लोग आजकल स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीख गए हैं, तो वो सब यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो एक ब्रेकआउट दिख के स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ वो यहाँ पे सब बाय करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार चार्ट उनको हटाने के लिए पहले इंड्यूसमेंट यहाँ पे क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है, जो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, जैसे चार्ट का डायरेक्शन ऊपर की साइड पे होने वाला है, उसी डायरेक्शन में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी यहाँ पे हट जाते हैं। और बाकी लोगों को क्या लगता है कि यार यहाँ पे चार्ट नीचे जाएगा, तो वो यहाँ पे शॉर्ट करना चालू कर देते हैं। तो इसलिए जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा होता है वहां पे एक इंड्यूसमेंट की हमेशा जरूरत होती है, चाहे फिर हम स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हो, चाहे फिर हम एंट्री के लिए उसको प्लान कर रहे हो। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, चार्ट ऊपर गया, इस स्विंग के ऊपर हम निकल गए, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, वापस से चार्ट यहाँ पे नीचे आया, तो ये पूरा के पूरा एक सिंगल लेग हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद वापस से चार्ट यहाँ पे ऊपर निकल गया, इस तरह से यहाँ पे हम चलते हुए आ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 3 लेग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था 3 लेग क्या होती हैं, जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी उनको समझ में आ रहा होगा, नहीं देखी है तो एक बार चेकआउट कर लेना, जिससे आपको मल्टीपल कंसेप्ट वहां पे क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट लेग हमें देखने को मिली, यहां तक हाई लगाया, वापस नीचे आए, सेकंड लेग, और थर्ड लेग में हम उसके ऊपर निकल चुके हैं। तो अब जो यहाँ पे हमारा डॉट लो पॉइंट लगा हुआ है इस स्विंग के टाइम पे, इसको मार्केट को एक बार टेकन आउट करना जरूरी है। जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो टेकन आउट होता हुआ भी नजर आ चुका है, और अच्छे से मैं एकदम क्लियरली आपको जूम करके दिखा देता हूं। यहाँ पे एकदम प्रॉपर हमें इंड्यूसमेंट होता हुआ नजर आया है, क्योंकि यहाँ पे उसके नीचे हम यहाँ पे जा चुके हैं एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। यानी इस तरह से फर्स्ट लेग लगाई, सेकंड लेग लगाई, थर्ड लेग उसके ऊपर निकल गई, तो ये हमारा स्विंग पॉइंट था। वापस से चार्ट आके उसको यहाँ पे टेकन आउट कर चुका है, तो हमारा इंड्यूसमेंट भी यहाँ पे कंफर्म हो गया। ध्यान से आप चेकआउट कर सकते हैं, भले ही इस स्विंग के ऊपर हम यहाँ पे निकल चुके थे, तो वापस से अगली जो कैंडल्स आ रही हैं उसके बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं और इसको हमने यहाँ पे टेकन आउट कर लिया है। तो यहाँ पे चोक हमारा कंफर्म हुआ, इंड्यूसमेंट भी हमारा कंफर्म हो गया। अब उसके बाद हमें यहाँ पे सिर्फ वेट करना है कि कोई हमें यहाँ पे एक फिल्टर्ड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हमें मिल जाता है, तो उसका जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद वापस से चार्ट यहाँ पे ऊपर जाना चालू कर दिया। अगले दिन हम यहाँ पे गैप अप खुले। अब जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि काफी लोगों को गैप अप वगैरह से दिक्कत आती है, तो इस तरह से आप नो गैप्स कैंडल्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिससे सारे गैप आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे और एक फ्लो में आपको चार्ट पूरा देखने को मिलेगा। अब जैसा ध्यान से देखना यहाँ पे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो जिस टाइम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा था वो हमारा एक इंपॉर्टेंट लो हो चुका था। वापस से हम ऊपर गए, नीचे आए, यहाँ पे वापस ऊपर गए, ये हमने इंड्यूसमेंट लिया। जिस टाइम पे हम इंड्यूसमेंट लेते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे ऊपर के साइड पे मूव कर रहे हैं हम, और यहाँ पे एक फर्स्ट लो को, अपने इंटरनल लो को टेक डाउन करके आए हैं, तो यहाँ पे ये जो उस टाइम पे हाई हमारा लगा हुआ है ये हमारा एक वैलिड हाई हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे लो चल रहा है और ये हमारा यहाँ पे हाई हो चुका है। जिस टाइम पे यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो रहा था, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये हमारा हाई हो चुका था, और लो हमारा कब हुआ था, जब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा था। उसके बाद वापस से चार्ट यहाँ पे ऊपर निकलता है, हाई के ऊपर हम यहाँ पे ब्रेकआउट कर देते हैं, तो ये हमारा एक यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ नजर आता है। पहले हम इस तरह से गिरते हुए आ रहे थे, नीचे से ऊपर गए, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, अब उसी डायरेक्शन में हम कंटिन्यू करते हुए जा रहे हैं, तो वहां पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ चल रहा है। आई होप आपको सारी बात क्लियर होती हुई जा रही होगी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमें ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे वापस से हायर हाइज हायर लोज बनना चालू हो गए हैं, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ था, उसके बाद यहाँ पे इंड्यूसमेंट वगैरह सब कंफर्म हो गया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होना चालू हो गए। तो चार्ट अपना कैरेक्टर चेंज करके वापस से इस तरह से स्ट्रेंथ में आना चालू हो गया है।
अब यहाँ पे हमें ढूंढना चालू कर देना है कि कहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो वगैरह देखने को मिल रहा है, या फिर कोई कैंडल का इम्बैलेंस वगैरह भी देखने को मिल रहा हो तो उस पर भी हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिल रहा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद उसके पीछे वाले लेग में। अब आप यहाँ पे ध्यान से चेकआउट करना, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ वापस से चार्ट यहाँ पे पीछे आया, ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे डॉट टच करा और वहां से एकदम फायर हो चुका है। उसके आगे का चार्ट आप देख सकते हैं, अभी एकदम लाइव चल रहा होगा, आज ही का दिन है ये, यहां से एकदम ये फायर हो चुका है। तो एक बहुत अच्छा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला और इस तरह से हम चोक एंट्री मॉड्यूल पे यहाँ पे एंट्री अपनी प्लान करते हैं। तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक पे अपनी एंट्री लेते, इसके नीचे सिर्फ छोटा सा मार्जिन छोड़ के हमारा स्टॉप लॉस होता, 60 पॉइंट के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है और टारगेट जो हमें रखना होता है वो रीसेंट स्विंग को रखना होता है। जैसे यहाँ पे ये रीसेंट हमारी स्विंग देखने को मिल रही थी इस लेवल के आसपास, ये हमारा टारगेट होता है। क्या रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है? अब 7.8 का हमें रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है, 1:7.8। तो इस तरह से जो हमारा ट्रेड रखने का टाइम था वो भी हमारा कम हो गया, रिस्क रिवॉर्ड हमारा यहाँ पे काफी बड़ा होता हुआ नजर आ गया अच्छा, और स्टॉप लॉस हमारा बहुत ही कम हो चुका है। तो इसी वजह से मैंने आपको ये एंट्री मॉड्यूल शेयर किया था। ये दी बेस्ट एंट्री मॉड्यूल है जो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया था। अब उसी के साथ यहाँ पे काफी लोगों का एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे तो ये 500 पॉइंट्स के आसपास का हमें मूव देखने को मिल रहा है 1:7.8 के आसपास, तो इतना मूव तो हम पकड़ ही नहीं सकते। तो ये एकदम जेन्युइन सी बात है, मैं भी इस बात को समझता हूं कि हर कोई यहाँ पे एकदम लो पे एंटर करके एकदम टॉप तक नहीं बैठा रह सकता, पर 1:7 में से अगर 1:3 1:4 भी हम पकड़ लेते हैं तो कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को मिल रहा है। इसको आप सोच के चलें कि 10 ट्रेड भी अगर हम लेते हैं तो वहां पे उसमें से आधी ट्रेड भी हमारी लॉस में चली जाती है, तो भी अगर 1:3 भी हमें मिल रहा है तो हम आराम से प्रॉफिट में बने रहेंगे। अब आप में से जो काफी लोगों की क्वेरी आ रही थी कि यहाँ पे जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम पे आके 5 मिनट पे आके या 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आके डायरेक्टली ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके या फिर ऑर्डर फ्लो को मार्क करके अगर उस पर एंट्री प्लान करते हैं उसको पीओआई की तरफ से यूज करके, जैसे अभी हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पे करा कि सीधा मार्क किया और वहीं पे उसको डायरेक्टली यूज कर लिया उसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के, क्या हम उस तरह से कर सकते हैं? बहुत ज्यादा बार आपके वहां पे ऑर्डर ब्लॉक फेल होते हुए नजर आएंगे। हर बार आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे चार्ट मूव करने वाला है पर वो वापस से वहां पे फेल करता हुआ नजर आएगा। इसलिए कोशिश या तो ये करें कि डायरेक्टली अगर प्लान कर रहे हो तो थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम को वहां पे चूज करो, और अगर लोअर टाइम फ्रेम पे वहां पे पिक करना है तो इस तरह के कुछ एंट्री मॉड्यूल वगैरह लगा के, जिससे कि आपको पता रहे कि किस डायरेक्शन में आपको ऑर्डर ब्लॉक वहां पे पिक करने हैं। क्योंकि जैसे यहां से यहां तक का एक फास्ट मूव हमें फ्लुएंट मूव देखने को मिला एकदम, पर ये मेन स्ट्रक्चर के हमारे अगेंस्ट में बना हुआ था, फिर भी हमें यहाँ पे क्यों देखने को मिला? क्योंकि यहाँ पे सारे क्राइटेरिया हमारे टिक होते हुए नजर आ रहे हैं। बुलिश पीओआई भी हमें देखने को मिल रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल भी लगता हुआ आ रहा है, प्रॉपर इंड्यूसमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे हमें प्रॉपरली देखने को मिल रहा है। तो मेरा पर्सनल सजेशन आपको यही रहेगा कि 1 मिनट 5 मिनट वगैरह पे अगर हमें करनी है तो पहले कुछ एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाके 15 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके वहां पे एक अच्छा सा पीओआई मार्क कर लो, उस पीओआई पे आके कुछ वहां पे हमें ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखने को मिले, कुछ यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल वगैरह लगता हुआ नजर आए, उसको हम पिक कर सकते हैं। फिर अगर डायरेक्टली हम मार्क करने लगेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ये भी एक तरह का हमारा ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, पर क्या हुआ यहाँ पे चार्ट इस तरह से आया और हल्का सा रुका और वापस ऊपर निकल गया। उसके अलावा और भी कई आपको यहाँ पे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप हमें देखने को मिल रहा था। तो क्या हुआ, यहाँ पे चार्ट आया, डायरेक्टली इस पर टैप करा, थोड़ा सा रिएक्शन दिखाया और ऊपर निकल गया सीधा। तो ये सारे यहाँ पे स्मार्ट मनी ट्रैप होते हैं जिनको SMT कहा जाता है। तो SMT का शिकार अगर आप नहीं होना चाहते हैं, नॉर्मल स्मार्ट मनी ट्रेडर क्या करता है, वो हर कहीं पे उसने बस देख लिया कि ऑर्डर ब्लॉक वगैरह क्या होता है, उसको मतलब नहीं है कंसेप्ट वगैरह बाकी से, उसने सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक देखा और मार्क करना चालू कर दिया कहीं पे भी। अगर इस तरह से हम करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं पे हम स्मार्ट मनी में भी ट्रैप का शिकार होते रहेंगे, क्योंकि काफी लोगों को स्मार्ट मनी कंसेप्ट में भी ट्रैप किया जाता है। इसलिए फाइनल कंक्लूजन मेरा आपके लिए यही रहेगा कि अगर डायरेक्टली ऑर्डर ब्लॉक पे करना है तो पीओआई वगैरह पे मार्क करो, वो भी किसी बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 आवर वगैरह पे, 15 मिनट वगैरह पे। और अगर लोअर टाइम फ्रेम पे करना है तो कोई एंट्री मॉड्यूल वहां पे यूज करते हुए तो भी वहां पे एक बुलिश पीओआई वगैरह या बियरिश पीओआई को पहले मार्क करो, फिर वहां पे एंट्री करो। कि यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे आपको ये समझ में आ गया कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो अब कहीं ना कहीं पे हम बुलिश साइड पे वहां पे माइंडसेट लगा रहे हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो जब तक वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर नीचे की साइड के लिए नहीं हो जाता है, डाउन ट्रेंड के लिए, तब तक हम कहीं ना कहीं पे हमारा बुलिश साइड पे माइंडसेट रहेगा। उसके आगे आप इस तरह से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ये एंट्री सपोज करते हैं आपने मिस कर दी, तो वापस से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा था। इस तरह से इम्बैलेंस वगैरह भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल रहा था कैंडल के बीच में। चार्ट डॉट इस पे टैप करा और वापस से यहाँ पे फायर हो गया, तो एक एंट्री मिस हो गई। तो आपको डायरेक्शन अगर सही पता है तो आप दोबारा से वहां पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह यूज कर सकते हो। अब जैसे वापस से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम एंट्री प्लान करते एक्जैक्टली इस लेवल के आसपास हमारी एंट्री यहाँ पर ट्रिगर होती, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहता। और टारगेट हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट स्विंग को हमें टारगेट करना होता है
जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था इस लेवल के आसपास। एग्जैक्टली चार्ट वहां तक आया और वहां तक हमारा टारगेट पूरा अचीव कर दिया है, जो कि कहीं ना कहीं पे 1:3.4 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से ये सेकंड अपॉर्चुनिटी है हमारी, तो सेकंड बेस्ट रहती है। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमेशा फर्स्ट रहती है, बेस्ट। तो इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि किसी ने आपको कुछ बता दिया आप वैसा ही उसको एकदम रटने लग गए। रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कंसेप्ट आप समझ के अपने अकॉर्डिंग उसको यूज में ले सकते हैं। अब उसके थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं तो और कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बियरिश पीओआई पे हमने चार्ट को टैप करा, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे चार्ट हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ आ रहा था। ऊपर की साइड पे हम गए, यहाँ पे पहले टैप नहीं करा, नीचे आए, वापस ऊपर गए, तो यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट हमें देखने को मिल रहा था। ये जैसे ही स्विंग पॉइंट मार्केट ने यहाँ पे टेकन आउट करा तो यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता हुआ हमें नजर आया। अच्छे से जूम करके आपको दिखा देता हूं। पहले हम नीचे से ऊपर बढ़ते हुए आ रहे थे, तो यहाँ पे एक इस तरह से यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया हमने, तो इसको टेकन आउट करते ही यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता हुआ नजर आ गया। अब वापस से हम ऊपर गए, फिर नीचे आए और फिर वापस से ऊपर गए, तो यहाँ पे एक वापस से इंड्यूसमेंट क्रिएट होता हुआ नजर आया, क्योंकि ऊपर से हम नीचे आए थे, एक यहाँ पे हमने स्विंग लगाई, वापस नीचे गए। जैसा मैंने आपको कहा था, वापस से रिपीट कर देता हूं कि कैंडल क्लोजिंग की भी जरूरत नहीं है और कोई बड़े मूव्स की भी जरूरत नहीं है, छोटे से एरिया में पकड़ना है। तो यहाँ पे इस तरह से ऊपर से वापस नीचे आए, ऊपर गए और नीचे आए और फिर वापस यहाँ पे गए, तो यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट होता हुआ हमें नजर आया। इस तरह का ये पूरा यहाँ पे प्राइस एक्शन चलता हुआ जा रहा है। एग्जैक्टली इस लेवल पे हमारा वापस से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ नजर आया, तो हम मार्क करेंगे यहाँ पे BOS के नाम से। और उसके बाद ये हमारा एक प्रॉपर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है इस तरह से, इसको हम नाम देंगे यहाँ पे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक का। तो ये हमारा एक प्रॉपर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, जिसमें अच्छा खासा हमें यहाँ पे इम्बैलेंस वगैरह भी देखने को मिल रहा था कैंडल का, जिसको यहाँ पे आप इस तरह से मार्क करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्रॉपर हमें एक इम्बैलेंस देखने को मिल रहा था। फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में होता है इम्बैलेंस। इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड कर रखी है चैनल पे, सब कंटेंट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पूरा की पूरा 7 से 8 वीडियोस हैं। अगर आप देख लेंगे तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे मेन। उसके अलावा भी और काफी सारे कंसेप्ट होते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, पर मैंने आपके साथ वो सारे कंसेप्ट शेयर करे हैं जो मेनली काम में आते हुए नजर आते हैं। या फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे ना टैप करते हुए चार्ट ने इस तरह से ये पूरे हम यहाँ पे नीचे से लेकर ऊपर तक के मूव को कंसिडर करते हैं, तो ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो चार्ट वापस से यहाँ पे नीचे निकला, इस तरह से वापस से ऑर्डर फ्लो वगैरह पे इम्बैलेंस वगैरह तक गया और वापस से यहाँ पे इम्बैलेंस से ही शूट अप हो गया नीचे की साइड पे। तो इस केस में भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो था वहां पे सूना सूना रह गया। और आप देख सकते हैं क्या फास्ट हमें यहाँ पे पैनिक सेलिंग देखने को मिली है। 800 के लेवल के आसपास से ऑलमोस्ट हम यहाँ पे 200-250 के लेवल के आसपास तक आ चुके हैं। 600-500 पॉइंट के आसपास का वन वे सेल ऑफ हमें देखने को मिला है 2 कैंडल के अंदर में, जिसकी पावर आप समझ सकते हैं प्रीमियम क्या अच्छे से बढ़ते हुए हमारे नजर आए होंगे। इसीलिए मैंने जब आपको पहले एंट्री मॉड्यूल वाली वीडियो डिस्कस करी थी, उसमें 3 एंट्री क्राइटेरिया बताए थे इस वाले एंट्री मॉड्यूल पे एंटर करने के। एक तो हमारा था ऑर्डर ब्लॉक, जैसा हमने पहले वाले एग्जांपल में डिस्कस करा। दूसरा हमारा हो जाता है ऑर्डर फ्लो, जिसपे हम यहाँ पे ये पूरा ऑर्डर फ्लो हमें देखने को मिल रहा था। कैसे देखने को मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे हम ऊपर से वापस से गिरते हुए आ रहे हैं, तो ये पूरा जो अगेंस्ट का यहाँ से यहाँ तक का ये बाइंग का मूव है, जो प्राइस यहाँ पे डॉट लो लगा के वापस ऊपर तक गया है इंड्यूसमेंट लेने, ये पूरा की पूरा हमारा एक फ्लो है। और वापस से हम नीचे आए हैं, फिर वापस से इसको यहाँ पे टैप करके वापस से फॉल करना चालू किया है। तो पहला क्राइटेरिया ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा क्राइटेरिया ऑर्डर फ्लो और तीसरा क्राइटेरिया हमारा इम्बैलेंस, जो कि यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में हमें देखने को मिल रहा है। पर्पल कलर से मैंने मार्क किया था इम्बैलेंस, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में। ये 3 हमारे एंट्री के क्राइटेरिया होते हैं जिसपे हमें ट्रेड पंच करनी है। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा दूर से हम निकल गए, हल्का सा दूर से निकले हैं हालांकि, पर इस तरह से आपको कभी कभी ये भी देखने को मिलेगा कि इम्बैलेंस से या फिर ऑर्डर फ्लो से ही चार्ट शूट अप हो गया। तो ये पर्टिकुलरली हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरह से एंट्री प्लान करनी है। ऑर्डर ब्लॉक पे हमें यूज करना है तो सबसे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड वगैरह तो हमें मिलेगा, पर कभी कभी उस पर टैप करेगा ही नहीं चार्ट। तो सिंपली अगर हम हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं ट्रेड लेने की, यानी ज्यादा ट्रेड हमें पिक करनी है, तो फिर हम या तो इम्बैलेंस को चूज करके रख सकते हैं। इम्बैलेंस एकदम मिडिल वे हो जाता है ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक के बीच का, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के हल्का सा पहले ये हमें देखने को मिलता है और ऑर्डर फ्लो से पूरा थोड़ा सा अंदर जाके ये हमें देखने को मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं पे मिडिल वे हो जाता है। तो या तो इसको हम चूज कर सकते हैं। आप में से काफी लोग पूछ भी रहे थे कि डायरेक्टली हम इम्बैलेंस पे किस तरह से एंट्री प्लान कर सकते हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पे डायरेक्टली इम्बैलेंस पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। यानी इम्बैलेंस पे जब चार्ट टैप कर रहा हो तभी हमें एंट्री ले लेनी है, फिर भले ही चार्ट उस पर ऑर्डर ब्लॉक पे जाए या फिर वहीं से वापस से घूम जाए, दोनों केस में हमारी एंट्री हो चुकी होगी। तो सिंपली ट्रेड ज्यादा लेने की अगर हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो वहां पे इम्बैलेंस को हम यूज कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा और फ्रीक्वेंसी चाहिए तो वहां पे हमें ऑर्डर फ्लो यूज कर लेना है, क्योंकि इस पे यहीं पे चार्ट ने इस पर टैप कर दिया। अब जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हुए जाएंगे, ऑर्डर ब्लॉक की फ्रीक्वेंसी सबसे कम थी, इम्बैलेंस की थोड़ी सी और ज्यादा हुई, ऑर्डर फ्लो की थोड़ी सी और ज्यादा हुई, तो उसी के साथ हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ जाएगा।
और स्टॉप लॉस हमारे हल्के हल्के बड़े होते हुए जाएंगे। जैसे यहाँ पे इम्बैलेंस पे हम एंट्री लेते तो हमारा लगभग 120 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस बनता, और वहीं पे अगर हम ऑर्डर फ्लो पे एंट्री लेते तो वहां पे हमारा 165 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस बनता। और अगर ऑर्डर ब्लॉक पे ये चार्ट आता, हम ऑर्डर ब्लॉक का वेट करते और ऑर्डर ब्लॉक पे चार्ट टैप भी करता, तो लगभग 80 पॉइंट के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस बनता। उसके बाद आप देखेंगे तो काफी अच्छा हमें यहाँ पे मूव देखने को मिला। रिस्क रिवॉर्ड तो हर केस में ही हमें काफी अच्छा देखने को मिला है। 750 पॉइंट के आसपास का मूव है जो यहाँ पे 1:9 हमें देखने को मिल रहा है ऑर्डर ब्लॉक में। इम्बैलेंस में हमें 1:5.5 देखने को मिल रहा है। ऑर्डर फ्लो में हमें यहाँ पे 1:4 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हमारा रिस्क रिवॉर्ड वगैरह डिफर होता हुआ जाता है और फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ती हुई जाती है। बस जैसा कि इस वीडियो में हमने सारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट का कंक्लूजन देखा था, जिनको भी हमने अभी तक डिस्कस किया है, अब ये इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन होने वाला है। सबसे पहले हमें समझना होता है स्ट्रक्चर मैपिंग को, जो कि हमारे काम आता है हाईज को, लोज को और डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट इंड्यूसमेंट एंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए ही इंड्यूसमेंट किया जाता है चार्ट पे, जिससे चार्ट पे ट्रैप्स बनाए जाते हैं बाकी लोगों की लिक्विडिटी इकट्ठी करने के लिए। तो इंड्यूसमेंट जो मेन कंसेप्ट होता है वो मल्टीपल जगह पे अप्लाई होता हुआ नजर आता है, पर स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए सिर्फ हम सर्टेन टाइप का इंड्यूसमेंट ही लेते हैं, जो कि फर्स्ट लो या फर्स्ट हाई को टेक डाउन करने के बाद होता है। इसी के साथ इंड्यूसमेंट के रिलेटेड काफी लोगों की क्वेरी आ रही थी, जैसा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, उसके बाद अगर इस तरह से स्विंग लगाए तब हमें उस इंड्यूसमेंट को यहाँ पे चेकआउट करना है, या फिर इस तरह से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है उसके पहले ही कोई स्विंग लगी हुई हो यहाँ पे, उसको टेकआउट करें जब हमें इंड्यूसमेंट लेना है। तो किसी भी तरीके से हम इंड्यूसमेंट को ले सकते हैं, बस मतलब सिर्फ हमें इस बात से है कि जो फर्स्ट वहां पे स्विंग लगी हुई हो उसको मार्केट को टेकन आउट करना है, चाहे फिर वो वापस से भले ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद पीछे वाली स्विंग को लेने जाए। जैसे यहाँ पे कोई स्विंग वगैरह लगी हो, इस तरह से चार्ट मूव करता हुआ आ रहा हो, तो इसको स्विंग को लेने जाएगा वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद नीचे, तो भी उसको एक इंड्यूसमेंट माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इम्बैलेंस का, जो कि जनरली एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने में काम आता है। इम्बैलेंस का मतलब होता है कैंडल के बीच में वहां पे हमें गैप देखने को मिलते हैं, जो कि आंखों से स्पॉट नहीं होते, पर फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में हम उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर उनका कोई वहां पे मेल मिलाप नहीं हो रहा है फर्स्ट और थर्ड कैंडल का, तो वहां पे एक इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है, जिसको इनएफिशिएंसी और फेयर वैल्यू गैप के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट में मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब ज्यादा कुछ भी नहीं होता, सिंपली कोई भी ऑर्डर फ्लो हमने मार्क करा, इस तरह से यहाँ पे ऑर्डर फ्लो था, उस पर चार्ट ने वापस से निकल के वापस टैप कर लिया, तो वो मिटिगेटेड हो चुका है। इसी तरह से कोई ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क करा, वहां से चार्ट निकला और वापस उस पर टैप कर दिया, तो वो मिटिगेटेड हो चुका है। अभी तक भी उसको टैप नहीं करा है, यानी अभी भी वो अलाइव चल रहा है, जिंदा चल रहा है, तो वो नॉन मिटिगेटेड माना जाता है। इस मिटिगेशन के ऊपर वैसे तो कोई पर्टिकुलर वीडियो हमने डिस्कस नहीं करी है, क्योंकि इतना बड़ा कोई कंसेप्ट ये था भी नहीं। मिटिगेशन का मतलब सिंपली ये याद रखना है कि उस पर चार्ट ने टैप करके उसका मतलब काम खत्म हो गया है, तो वो मिटिगेटेड है। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो। जो भी ट्रेंडी मूव में वहां पे अगेंस्ट का मूव हमें देखने को मिलता है, वो पूरा की पूरा एक ऑर्डर फ्लो होता है, और उसी का एक रिफाइंड वर्जन होता है ऑर्डर ब्लॉक। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये सारे कंसेप्ट जब हमें समझ में आते हैं, तब हमें फिर एंट्री क्राइटेरिया वहां पे देखना होता है, जिसमें एक होता है डायरेक्ट एंट्री क्राइटेरिया, जो कि HTFPOI पे हम ले सकते हैं, हायर टाइम फ्रेम POI। POI का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपली जो भी ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो हमारे काम का है, जिसपे हम ट्रेड प्लान करने का सोच रहे हैं, वो हमारे लिए POI हो जाता है, या फिर उसको कोई कोई AOI भी कहता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो एंट्री क्राइटेरिया में या तो डायरेक्टली हम POI पे टैप करके वहां पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर हमें लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान करनी है। लोअर टाइम फ्रेम पे कब करी जाती है एंट्री? जब हमें स्टॉप लॉस अपना छोटा करना हो, रिस्क रिवॉर्ड अपना बढ़ाना हो, और साथ के साथ वहां पे कम टाइम के लिए हमें होल्ड करना हो, तब जाके हम फिर किसी लोअर टाइम फ्रेम पे वहां पे एंट्री मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। उसके थ्रू हम वहां पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंट्री मॉड्यूल में फिलहाल हमने CHOCH चोक एंट्री मॉड्यूल को डिस्कस कर रखा है, जो कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हमें वहां पे ट्रेंड जब चेंज होता हुआ नजर आए तो वहां पे हमें मिलता है। और भी कुछ वहां पे एंट्री मॉड्यूल्स होते हैं, जिसको आगे आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। और इसी के साथ जो टाइम फ्रेम हमें पिक करना होता है, वो हम एक हायर टाइम फ्रेम लेते हैं और एक लोअर टाइम फ्रेम लेते हैं। इस तरह से पेयर में हम टाइम फ्रेम वहां पे सेलेक्ट करते हैं। तो ये था पूरे वीडियो का कंक्लूजन, एज वेल एज पूरे स्मार्ट मनी कंसेप्ट का कंक्लूजन, जो भी हमने अभी तक डिस्कस करा है। इसके आगे और भी काफी चीजें होती हैं, पर वो एडवांस चीजें होती हैं, उनकी वैसे तो कोई खास जरूरत नहीं होती है, फिर भी आप चाहेंगे तो अपन डिस्कस कर लेंगे। उनकी वैसे एज सच कोई भी जरूरत नहीं है। जिसको ये आ गया पूरा समझ में, उसको आगे कोई भी जरूरत नहीं है स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ज्यादा डीप में जाने की।
मैंने अपने साइड से पूरी कोशिश करी है आपको ये सारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की, और मोस्टली जो भी आपकी सारी क्वेरीज आती हुई जा रही थी कमेंट सेक्शन में, वो सारी मैंने कवर करने का ट्राई किया है। आई डोंट थिंक कि मैं इससे आसान शब्दों में स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझा पाऊंगा। फिर भी अगर आपकी कोई और क्वेरीज बनी हुई है, जो अभी हमने क्वेरीज कवर करी है उसके अलावा कोई आपकी क्वेरीज बनी हुई है जिसके बारे में हमने बात नहीं करी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो लोग ये बात कह रहे थे कि हमें और एग्जाम्पल्स देखने हैं समझने के लिए, तो और एग्जाम्पल्स को हमने डिस्कस कर लिया है। जैसे इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी पे भी हमने एक सेकंड वीडियो बना दी है डिटेल में, स्ट्रक्चर मैपिंग पे भी सेकंड वीडियो बना दी गई है। उसी तरह से आज एंट्री क्राइटेरिया को भी हमने काफी डिटेल में कवर कर लिया है, तो इससे ज्यादा कोई एग्जांपल्स की भी जरूरत अब नहीं होती है। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना उसको प्रैक्टिस करते हैं, और जरूरत पड़े तो आप वापस से पूरे कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अब एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि कितने लोग इतनी बातों से सफिशिएंट हैं, या फिर कितने लोगों को और एडवांस जानना है और एंट्री मॉड्यूल्स वगैरह के बारे में जानना है। मेरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट समझाना आपको पसंद आया हो, मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, या फिर आपका कोई फीडबैक हो तो वो भी आप दे सकते हैं। आपके फीडबैक हमेशा वैल्यूएबल रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।